हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम चार इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले में हम डिस्कस करेंगे आईएनएस वी कुंडियाना के बारे में, जो कि इंडिया की एंशिएंट मरीन टाइम हिस्ट्री को रिवाइव करने की एक पहल है हमारी। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोशल जस्टिस का एक टॉपिक, एज ऑफ कंसेंट के बारे में, जिसमें हम पॉस्को एक्ट के बारे में डील करेंगे। थर्ड में हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जहां पे फॉरेन जीन्स को एक क्रॉप के अंदर डाला जाता है ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके या पेस्ट के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस को बिल्ड किया जा सके। लास्ट में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जहां पर तीन मेजर स्कीम्स को मर्ज करके स्कीम को बनाया जा रहा है ताकि होलिस्टिकली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर सकें। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। अब देखिए, आपको ये पानी पे चलता हुआ पुराने समय का एक जहाज देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही जहाज अभी तीन आपकी एजेंसीज ने मिलकर बिल्ड किया। अब इसमें पहली एजेंसी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी, एंड तीसरी है आपकी होदी इनोवेशन। अब इसमें मकसद क्या है? मकसद ये है कि पोरबंदर से जहाज स्टार्ट होगा गुजरात से एंड ये मस्कट तक जाएगा, और जहां पे ये इंडिया की पास्ट की जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उनको एक्सप्लोर करेगा। यानी हम रिट्रेस करेंगे अपने एंशिएंट मरीन टाइम ट्रेड रूट्स को, ताकि इन लोगों के साथ पीपल टू पीपल टाई को हम बिल्ड कर सकें। वैसे इंडियन ओशन में सबसे बड़ी प्रेजेंस हमारी ही है, इस वजह से हम इस एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, महज एक ऑब्जर्वर नहीं। जो ये रीजन बन जाता है जिसकी वजह से हम एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में सबसे पहले खड़े होते हैं जब भी हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री में कोई इशू आता है। देन मल्टीलेटरल आपके इंस्टीट्यूशंस की बात कीजिए तो इंडिया बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आता है, देन आपका क्वाड आता है, एंड इवन बिम्स्टेक जैसे इनिशिएटिव आते हैं। मेजरली इसका एक मकसद ये है कि हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो पॉलिसी है उसको काउंटर कर सकें। इन एडिशन टू दिस, हमारे जितने भी बाउंड्रीज हैं वो वेल कहीं ना कहीं डिमार्केटेड है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, जो पाकिस्तान के साथ सर क्रीक वाला जो पार्ट है, हम उसका डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए। वैसे ब्लू इकोनॉमी पे इंडिया का बहुत ज्यादा फोकस है, जिसमें डीप सी माइनिंग के साथ साथ सस्टेनेबल फिशिंग को हम प्रमोट करना चाहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि इस पूरी चीज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि हमें नॉटिकल टाइगर्स के नाम से जाना जाता था, तो हम अपनी वही सॉफ्ट पावर को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। ये मरीन टाइम डिप्लोमेसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, जहां पे ओमान एंड वियतनाम के ऊपर हमारा खासकर फोकस रहेगा। हम यहाँ पे इंडिजिनस नॉलेज को भी प्रिजर्व करना चाहते हैं। जो एंशिएंट शिप बिल्डिंग हमारे यहाँ पे कल्चर रहा है, तो उस कल्चर को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे पुरानी जो टेक्निक है उससे लोग ज्यादातर रूबरू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि क्रू एक्सपर्टीज का एक मैटर आता है, जहाँ पे हमें जो क्रू है उसको कहीं ना कहीं ट्रेन करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक का भी कहीं ना कहीं इशू रहेगा, क्योंकि कॉस्ट इनको मैनेज करने की बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इनमें कोई इंजन यूज नहीं हो रहा है। एंड इन एडिशन टू दिस, नेविगेशन का रिस्क रहेगा, जहां पे आज की डेट में पहली जैसी सिचुएशन नहीं रही है। बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है आपके सीज में। तो यहाँ पे बिना इंजन के और बिना मेटल नेल्स के अगर आप इसे बिल्ड कर भी रहे हैं, तो ये कितना कारगर साबित होगा पता नहीं। ड्यूरेबिलिटी भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो वुडन प्लैंक से बनी हुई और ये जो कोकोनट से बनी हुई आपकी जो रस्सियां हैं, ये कितने समय तक चलेंगी, ये भी एक बड़ा रिस्क रहेगा। कहते हैं नॉलेज गैप भी है कि अजंता केव में कुछ पेंटिंग्स और कुछ हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट्स के थ्रू हमने कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं हमें और होलिस्टिकली इसके ऊपर अप्रोच लेके आने की जरूरत है। अब कहा जाता है कि भाई प्रोजेक्ट मौसम जो है, इस इनिशिएटिव को आप उससे भी लिंक कर सकते हैं, जहां पे इंडिया अपनी ट्रांस ओशैनिक वर्ल्ड के साथ लिंकेज को जो रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। देन सागर विजन जो है उससे भी आप रिलेट कर सकते हो इसे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो यहाँ पे हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करते हैं, कल्चर को वापस से रिवाइव करने की बात करते हैं, कल्चरल लीडरशिप की बात करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और इसी में इंडिया नेशनल मरीन टाइम
हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भी बिल्ड कर रहा है लोथल में, जहां पे लोथल की लेगेसी को हम शोकेस करेंगे। और इसके लिए रिसेंटली नीदरलैंड के साथ भी हमने एक एमओयू साइन किया है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे लाइक आपको जो क्राफ्टमैनशिप है, जो खासकर ट्रेडिशनल, आपको उसको वापस से, जो इंटेंजिबल हेरिटेज है इंडिया की, आपको उसको डिस्ट्रॉय होने से रोकने की जरूरत है, मतलब उसको सेफगार्ड करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर ये जो एक्सपेडिशन है आने वाले समय में आपको साउथ ईस्ट एशिया में भी भेजनी चाहिए, जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में। एंड यहाँ पे हम ये एक लिविंग एक्सपेरिमेंट को जी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी जो हिस्ट्री के लिंकेजेस हैं हम उसको रिट्रेस कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड रिलेटेड आपका पीवाईक्यू। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। देखिए, अक्सर आपको ये देखने को मिलता है जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं, इनमें कई बार कंसेंचुअल, आप ये कह सकते हो कि एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है आपसी रजामंदी से, एंड बाद में पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण अक्सर लड़कों के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसको लीड कर रहे थे आपकी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी, तो इन्होंने ये कहा कि भाई जेन्युइन रोमांटिक जो आपके केसेस हैं, उन केसेस के अंदर पॉस्को का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार कोई क्राइम नहीं है। एंड यहां पे कंसेंशुअल जो रिलेशनशिप है और जो स्टैट्यूटरी रेप है, उसके बीच में हमें सेग्रीगेशन करने की जरूरत है। कहते कि अभी क्या है, ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन है। अगर लड़की नाबालिग है तो उस केस में यहां पे चाहे कंसेंसस बेसिस पे रिलेशनशिप हो या फोर्स, दोनों को एक समान ट्रीट किया जाता है। मोर ओवर कई बार पेरेंट्स का जो दबाव होता है उसके कारण लॉ का मिसयूज किया जाता है। यहाँ पर इंटरकास्ट और इंटरफेथ जो रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, ज्यादातर उस केसेस में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, एंड इसमें जो ट्रॉमा है विक्टिम का, खासकर वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि भाई देखो, जो लीगल प्रोसेस है वो तो एक प्रॉब्लम है ही है, बट जो लड़का है जिसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 साल तक की सजा हो जाती है, तो उसका पूरा फ्यूचर आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग है सेक्शन 19 के अंडर, पॉस्को एक्ट के अंडर। तो जो कि आप ये कह सकते हो कि ये रीजन भी है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस में डॉक्टर्स भी रिपोर्टिंग बहुत तेजी से करते हैं, जल्दी करते हैं। तो कहा जाता है इसका अब रिफॉर्म का क्या बेनिफिट हो सकता है। तो कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी को, जो कि इवॉल्व कर रही है। ग्लिक कॉम्पिटेंस जिसे कहा जाता है, जहां पे आप ये मान के चलें 16 से 18 साल के बच्चों को काफी कुछ समझ होती है, एंड कहीं ना कहीं हमें उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जुडिशियल रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो केसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडिंग है, 4.5-5 करोड़ के आसपास। अब यहां पे स्पेशल कोर्ट के ऊपर भी बर्डन इंक्रीज हो जाता है, जिससे रियल कन्विक्शन रेट कम हो जाता है। तो हम अगर इस तरह के केसेस को अवॉइड करेंगे तो इससे बेटर रहेगा। देन ग्लोबल नॉर्म जो है, चाहे आप यूके की बात करें, कनाडा की बात करें या यूरोप की बात करें, तो कंसेंट की एज वहां पे 16 ईयर कर रखी है, एंड इंडिया को भी कहीं ना कहीं उनसे सीखना चाहिए। बट लॉ कमीशन इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, कहते इससे रिस्क है चाइल्ड मैरिज बढ़ेगी एंड ट्रैफिकिंग इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे जुडिशरी की डिस्क्रिप्शन रहेगी कि वो सेंटेंस देते हुए इस चीज को ध्यान में रख सकती है। एग्जीक्यूटिव का व्यू ये है कि भाई यहाँ पे 18 साल ही आपकी एज रहेगी। तो बात यहाँ पे ये आती है कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो रोमियो जूलियट लॉ को आप फॉलो कर सकते हो, जहां पे क्लोज इन एज एग्जम्पशन हो सकती है, इससे साल में 1-2 साल का फर्क है, तो उस केस में रियायत यहाँ पे यूज की जा सकती है। आप सेक्शन 19 जो है इसमें मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, बट जब यहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई अब्यूज नहीं हुआ है, इट वॉज कंसेंशुअल, तो उस केस में जो पब्लिक हेल्थ वर्कर है उसको ये भी रिपोर्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चों को इस बारे में अवेयर किया जा सके। तो ये आपकी एथिक्स से रिलेटेड एक केस स्टडी है। देन मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, एंड इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, खारा मस्टर्ड हाइब्रिड। अब ये क्या है और क्यों इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, राजस्थान के कुछ किसानों ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर ओरो ब्रांची करके एक वीड
प्रॉब्लम क्रिएट, एक पैरासाइट वीड जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से मस्टर्ड की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। अब अगर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस किया जाए तो इससे ये हर्बिसाइड को यूज कर सकते हैं एंड इस हर्बिसाइड के यूज से इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड की बात की जाए तो ये डेवलप की गई थी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू वरुणा एंड अर्ली हीरा 2 के, बट इसमें तीन फॉरेन जीन्स को ऐड किया गया था। वन वाज बार्नेस, बारस्टार एंड बार। तो जिसके थ्रू हमने यहां पे ये अचीव किया कि ये ऑलमोस्ट 25 to 30% यील्ड को इंप्रूव करता है एंड इवन जो आपके ये जो ओरो ब्रांचे करके ये जो आपका ब्रूम रेप जो आपका वीड है जिसे आप होलो पैरासाइट कहते हैं, होलो रूट पैरासाइट, तो इसके अगेंस्ट आप हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं एंड जिससे आपकी क्रॉप बच सकती है। तो कहते हैं कि भाई वैसे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको अलाउ कर रखा है, बट स्टिल गवर्नमेंट इसको लेके बहुत ज्यादा अभी मतलब इसे मार्केट में लॉन्च नहीं करना चाहती है। तो इसे डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एंड इसके साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी था एंड इसको ओवरऑल फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिली है। तो इसकी रेगुलेशन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर की जाती है एंड इसमें कोशिश यही है कि भाई हमारी ऑयल डिपेंडेंसी जो बाहर के देशों पे है उसको कम की जा सके। तो इसके रिगार्डिंग ये PYQ है एंड इवन ये आपका मेंस का प्रैक्टिस कोड। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल। देखिए, एक एग्रीकल्चर में होलिस्टिक अप्रोच लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रपोज किया है कि कृष्णोन्नति योजना और नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग एंड नेशनल बी एंड हनी मिशन, इन तीनों स्कीम को हम एक साथ मिला के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तौर पे लेके आ रहे हैं। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसको, इस अम्ब्रेला स्कीम को हैंडल करेगी, जहां पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के ऊपर हमारा फोकस है। ये आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम रहेगी जिसमें 60-40 स्टेट के केस में, नॉर्मल स्टेट के केस में, हिली स्टेट के केस में 90-10 का रेशियो रहेगा एंड यूटीज के केस में 100% फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। कहते फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और सभी सेक्टर्स को धीरे धीरे करके इसमें मर्ज कर दिया जाएगा स्कीम के अंदर। इसमें गवर्नमेंट लगभग 1.7 लाख करोड़ का फंडिंग करेगी एंड इसमें वेटेज इस चीज को भी दी गई है कि आप कितने होलिस्टिकली इस स्कीम को कहीं ना कहीं लेके आते हैं अपनी स्टेट के अंदर। तो मतलब स्टेट रिफॉर्म के ऊपर भी एलोकेशन का 30% वेटेज आपका डिपेंड करेगा। तो कहते हैं यहां पे कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आपका परसेंटेज शेयर ऑफ नेट अन इरिगेटेड एरिया जो है उसके ऊपर भी ये बेस रहेगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की क्या पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी, एंड यूथ की क्या परसेंटेज है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के साथ आता है। स्टेट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीमेंट जो एग्रीकल्चर प्लान है उसको क्रिएट करेगी एंड इवन स्टेट एग्रीकल्चर प्लान को क्रिएट करेगी जिससे इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक आपका PYQ हो गया, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है एंड ये आपका मेंस का प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल एक बार एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।